सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.2 जिसमें कि फिजिक्स का अगला टॉपिक करने वाले हैं अपन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। ये रहे आपके हिंदी में माइंड मैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश में परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले लाइट होती क्या है वो हमें जानना है। जैसे कि पिछले लेक्चर में जो हमने साउंड वाला देखा तो उसमें देखा था कि जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं वेव की डायरेक्शन का, वेव की प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमें पहले से ही पता है ना। वे जो लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसमें डुअल नेचर देखने को मिलता है। डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट जो है आपका पार्टिकल की तरह एंड वेव की तरह दोनों तरह बिहेव करती है। और ये जो डुअल नेचर है ये दिया गया था बाई आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डुअल नेचर ऑफ जो लाइट है ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह जो है क्या करती है, एज परफॉर्म करती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव अभी देख चुके हैं। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है बिकॉज ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड दे कैन बी पोलराइज्ड। वहीं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साउंड वेव, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं बिकॉज दे नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। एंड हमने देखा था कि उनकी स्पीड क्या रेशियो होता है, सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में, देन गैस में। याद है आपको, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा था, देन निकल में, देन स्टील में, इस तरह से, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन इट कैन बी पोलराइज, इसका ध्रुवीकरण हो सकता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट। अब जान लेते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो पहली बात तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है जब कोई भी लाइट रे किसी पर्टिकुलर सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, वो पेनेट्रेट ना कर पाए, मीडियम में वापस आ जाए, तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दो लॉज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो सरफेस जहाँ से जो लाइट रे है वो आके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा है तो जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। जैसे ये लाइट रे आई, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करी और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो जहाँ पर ये स्ट्राइक करी वहाँ पे जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों आपस में बराबर हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो बस ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ने होते हैं। देन इसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की अगर बात करें, नहीं समतल दर्पण की अगर बात करें, तो इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो पावर होता है वो ज़ीरो होता है और जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी एंड पावर ज़ीरो। अब इसमें होता क्या है कि अगर इसमें हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी खासियत ये होती है कि जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि दिस इज़ योर प्लेन मिरर, ये आपका समतल दर्पण है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज़, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1 मीटर है, तो वो जो इमेज बनेगी वो भी आपकी 1 मीटर पे ही बनेगी, दैट इज़ सेम डिस्टेंस पे, और उसका साइज़ भी सेम होगा। मैं एग्जैक्टली सेम साइज़ तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ठीक है आप समझ जाओ कि साइज़ भी उसका एकदम ही सेम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू इमेज साइज, और डिस्टेंस भी दोनों की इक्वल होगी फ्रॉम द मिरर। बस है क्या कि ये पीछे बन रही है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब इमेज के मिरर के पीछे इमेज बनती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में इमेज बनती है, तो ऐसी इमेज को, ऐसी प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और क्योंकि ये सीधी है, उल्टी नहीं है, जैसे कि सिर ऊपर ही है, सिर नीचे तो नहीं हो गया, तो इसको इरेक्ट बोलेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी। हमेशा ध्यान रखना, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी होगी, या फिर वाइसे वर्सा, इरेक्ट है यानी सीधी है तो वो वर्चुअल होगी ही होगी। कोई ऐसा एक्सेप्शन भी नहीं कि नहीं इसके, वो अगर वर्चुअल है आभासी है तो इरेक्ट होगी, और अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी। अगर आपको पता लग गया कि ये भाई मिरर के पीछे बन रही इमेज, तो वो वर्चुअल होगी और वो सीधी ही होगी, और आपको पता चल गया वो सीधी है तो वो वर्चुअल ही होगी। और सेम गोज फॉर दी अदर केस ऑल्सो, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड वाला जो केस होता है, कि अगर रियल है यानी कि मिरर के साइड में बन रही है तो वो उल्टी ही बनेगी, सीधी बन ही नहीं सकती है वो। ठीक है, अब ये तो प्लेन मिरर में हमने देख लिया। और लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि जब हम खुद को मिरर में देखते हैं तो हम ये चीज़ पाते हैं कि भाई हमारा लेफ्ट हैंड राइट बन गया, राइट हैंड लेफ्ट बन गया है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं।
स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर ये एक माना जाता है कि एक ऐसी इस तरह से हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, जिससे इनको कार्व आउट किया गया है। एक इमेजिनरी स्फीयर है जिनसे इनको कार्व आउट किया गया है दो तरह के मिरर्स को। ये एक स्फीयर है बड़ा सा, ये एक स्फीयर है बड़ा सा। एक बार हमने इस साइड को कार्व कर लिया, एक बार हमने इस साइड को कार्व कर लिया। अब होता क्या है ना, कार्विंग करने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इसका पॉलिशिंग, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। और यहाँ पर अगर आउटर साइड में कर देंगे कॉन्केव, तो ये आउटर इनर नहीं पूछता है आपसे, नहीं लिखता है वहाँ पे लिखेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये है कि ये जो हरा हरा दिख रहा है ये पॉलिशिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर पॉलिशिंग है। दैट मीन कि रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो यहाँ से होगा। दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, बिकॉज यहाँ से अंदर वाली सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आउटवर्ड है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ओके, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, ये चीज़ क्लियर हो गई हमें, ठीक। अब जहाँ पे इस स्फीयर का सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, और उसकी आधी डिस्टेंस पे, आधी मतलब ये देखो ये स्फीयर है। अब जहाँ पे ये एक हमने इमेजिनरी, पहली बार तो एक लाइन ड्रॉ की, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पे मिरर को कट करेगी ये बन जाएगा पोल, ठीक है, ये बन जाएगा पोल, और सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली आधा, उसको बोलते हैं फोकस। दैट इज C इज इक्वल्स टू 2F, या फिर F इज इक्वल्स टू C/2। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। यहाँ पे तो हमने मिरर की प्रॉपर्टी देख ली कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, अब हम इन पे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ पे इमेज रखने पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज बनेगी। तो सबसे पहला केस ये पे लिया हमने कॉनकेव मिरर में, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। और इन्फिनिटी पे रखने पे पहले हम क्या करते हैं कि दो रे ऑफ लाइट हमेशा पास करवाते हैं एक ऑब्जेक्ट से। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने पास करवाया, तो जब भी ऐसे स्ट्राइक होगा तो यहाँ पर फोकस से एक रे ऑफ लाइट तो फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस पे बना, क्या बना, फोकस पे। वो सब आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है, लग सकता है जो लोग के लिए पहली बार होगा, लेकिन जो लोग पहले पढ़े हैं तो उन्हें पता होगा कि हम लोग कितनी आसानी से इसको वो कर लेते। तो भाई बस आप थोड़ा सा समझते जाओ, ठीक है। ये हम अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आए, अब हमें थोड़ा सा दिख रहा है, इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है, अनंत पे नहीं है, हमें दिख रहा है कि बियॉन्ड C रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है, ठीक है। C को कभी कभी 2F भी लिख देते हैं, ओके। तो डायरेक्ट पास करवाई, फोकस से गई, मतलब हम एक को यहाँ पे सीधा स्ट्राइक करवाएंगे और एक को फोकस से पास करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्राइक करवाई, फोकस से निकली, और यहाँ पे स्ट्राइक करवाई मिरर पे, तो वो सीधा पैरेलल निकल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इमेज देख रहे हैं तो F और C के बीच में बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन अगेन हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक हमने यहाँ पर स्ट्राइक करवाई तो अगेन फोकस से निकलेगी, और फोकस से मारा तो ये पैरेलल निकलेगी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी। फिर हम थोड़ा और पास लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा, एक अगेन ऐसे सीधा स्ट्राइक करेंगे फोकस से जाएगी, और एक को फोकस से मारेंगे तो पैरेलल जाएगी। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। अब प्रिंसिपल फोकस पे उठाइए, एक मारिए इधर से, एक मारिए इधर से, तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। स्टार मार्क इसलिए लगा बिकॉज एक्सेप्शन है, अभी इसको रुक जाएंगे, ठीक है, अभी इसको नहीं देखेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप कुछ चीज़ें इमेजिन कर पाओ तो, ठीक है। इस डब्बे को छोड़ दो, ये तो बहुत ही आसान है कि हमने जब इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, बहुत दूर था, ठीक है, मैं दो तरीके बताऊंगा जो आपको ठीक लगे। बहुत दूर था, फोकस पे बना, थोड़ा पास लेके आए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज थोड़ा दूर गई, फोकस पे बन रही थी, फोकस से दूर हटेगी, फोकस से थोड़ा सा दूर जाएगी यहाँ पे, तो C और F के बीच बनेगी। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, इमेज थोड़ा और दूर जाएगी, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, दैट इज C एंड F के बीच में लेके आए, इमेज थोड़ा और दूर जाएगी, इमेज अभी यहाँ पे थी, अब इमेज यहाँ पे बन गई, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आए, ठीक है, दैट इज फोकस पे रखा, और इससे क्या हुआ, इमेज थोड़ा और दूर बन गई, दैट इज इन्फिनिटी पे। यानी कि जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हैं मिरर के, उसी तरह मिरर से इमेज दूर जाती जा रही है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो। नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ऐसे देखो, जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो फोकस पे, जब फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो F एंड C के बीच में इमेज बन रही है, जब F एंड C के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बन रही है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है। बहुत आसान है, इन्फिनिटी पे रखा, फोकस पे बना, ठीक है।
बियॉन्ड सी थोड़ा सा पास लेके आए तो एफ एंड सी, इमेज थोड़ा दूर जाने लगी। सी पे मारा और रखा ऑब्जेक्ट को, सी पे इमेज बनी, ठीक है। देन सी एंड एफ पे ऑब्जेक्ट रखा तो बियॉन्ड सी इमेज बन गई। देन एफ पे रखा तो इन्फिनिटी पे बन गई। देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फोकस फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी एंड एफ एंड सी। ओके, अब इन सारे केसेस में, दैट इज इन पांचों केसेस में जो इमेज बनेगी, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा, दैट वुड बी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ये रियल इन्वर्टेड ही हर केस में बनेगा। एंड आप देख सकते हैं इन्फिनिटी पे जब है तो नेचर ऑफ इमेज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी है। देन यहाँ पे डिमिनिश्ड हो गई, यानी कि छोटी हो गई। यहाँ पे इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो गई, यानी कि एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, बिगर, ठीक है, एक्सट्रीमली बिगर। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। बहुत छोटी है, बराबर हो गई, बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, सिंपल। ये एक्सेप्शन वाला केस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके गए, दैट इज एफ एंड सी के बीच में। तो अब खुद सोचो, एफ एंड सी के, सॉरी एफ एंड पी, नॉट सी, एफ एंड पी के बीच में लेके गए, तो अब इन्फिनिटी से दूर और क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो इन्फिनिटी से दूर कुछ हो नहीं सकता है। तो अब ये जो है रियल इन्वर्टेड ना बन के, यहाँ सब सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड के ऊपर अब वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, ये इमेज जो थी वो मिरर के साइड में बन रही थी, अब ये मिरर के ऑपोजिट साइड में बन गई है और ये आभासी है, ठीक है। वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये इमेज सीधी है, क्योंकि मैंने बताया था अगर आभासी है तो सीधी तो होगी और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। देख रहे हो, उल्टी बन रही है हर केस में इमेज। तो ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसको बस याद कर लेना कि जब पोल और फोकस के बीच में होती है तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। बाकी तो मैंने आपको याद करवाई दिया। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमें दो ही केसेस पढ़ने होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, एक तो जब इन्फिनिटी पर रखा हो ऑब्जेक्ट, और एक जब इन्फिनिटी और पोल, इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखा हो। तो जब इन्फिनिटी पे रखा होता है तो फोकस पे बनता है बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, ये ठीक है। और दूसरा केस है इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब रखा हुआ है तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनता है, और यहाँ पे भी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर का केस है वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड का कोई भी केस नहीं है। कॉनकेव मिरर में सारे ही रियल इन्वर्टेड के केस थे एक्सेप्ट वन, जो वर्चुअल इरेक्ट था। यहाँ पे क्या है, सारे ही वर्चुअल इरेक्ट के हैं, रियल इन्वर्टेड कोई नहीं। यानी कि अगर एक तरह से हमें ये बोल दे कि देयर इज़ अ मिरर फॉर्मिंग, देयर इज़ अ मिरर फॉर्मिंग द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो सीधा वो कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता किसी केस में, किसी केस में, क्योंकि वो कभी रियल इन्वर्टेड इमेज तो बना ही नहीं सकता है। और अगर बोल रहे हैं देयर इज़ एन, मतलब कि मिरर, ठीक है, जो वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म करता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कॉन्वेक्स ही होगा, बिकॉज कॉन्केव में एक ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर ये वर्चुअल इरेक्ट बना देता है, ठीक है। और यहाँ इमेज हमेशा छोटी बनती है, इन्फिनिटी पर रखोगे तो बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और थोड़ा सा पास लेके आओगे इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं रखोगे तो डिमिनिश्ड, छोटी बन जाएगी। लेकिन ना तो सेम साइज ना तो एनलार्ज्ड, ये कोई केसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ये मैंने रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बता दिया आपको, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कार्टेशियन सिस्टम मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें पता है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हमें इसको इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखा जाएगा। दैट इज ऑब्जेक्ट का जब हम डिस्टेंस लेंगे, जब हम यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देखिए सर, मिरर फॉर्मूला पहले तो ध्यान रखो। मिरर फॉर्मूला का मतलब है जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे इससे बेस्ड, तो वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f, और f तो हमें पता है फोकल लेंथ ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा ऑब्जेक्ट, हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स कि u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्लियर, u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नेगेटिव रखना है। अब फोकल लेंथ की अगर बात करें तो ये भी बड़ा फिक्स्ड होता है, जैसे u फिक्स्ड होता है तो ऐसे f भी फिक्स्ड होता है। पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव से बहुत लफड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। तो ऐसे याद करो, केव गुफा, गुफा में सब नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स पॉजिटिव। तो कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, और यू हमेशा नेगेटिव। अब वी तो डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे बन रहा है इमेज दैट इज मिरर के पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अगर मतलब देखो होता क्या ना कि
जैसे उसने बोला इमेज डिस्टेंस निकालो। अब इमेज डिस्टेंस जब हमने निकालने गए तो हमें वी या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव आ गया मतलब मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है मतलब वर्चुअल है, मतलब वो इरेक्ट भी होगी। तो ऐसे मतलब निकाले जाते हैं, ऐसे मतलब डिराइव किए जाते हैं। ऐसे नहीं बोला जाता तुम ते मतलब ना, ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव है तो भैया वर्चुअल होगी क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। नेगेटिव है तो वो मिरर के पहले ही बन रही होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिरर के पहले ही। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मिरर का इमेज का प्रॉपर्टी क्या है वी निकालने से। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और अगर मान ले वो कोई कॉन्वेक्स मिरर का केस हमें बता दे और हमसे बोल दे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बताओ, वी एस एस है, तो वी भी आपको पता है कि उसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है। कॉन्वेक्स वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट मतलब हमें वी को पॉजिटिव रखना होगा क्योंकि वो तो पीछे ही बनती है, ठीक है। इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम। देन अगर कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ जो इमेज की हाइट है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ माइनस लग गया मतलब सीधा उठा के नहीं रख देनी होती हैं। जैसे कि इमेज डिस्टेंस हमें पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो वो अगेन आप देखो कि वी पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वी को नेगेटिव रखो, अगर वो रियल इमेज है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वी को पॉजिटिव रखोगे क्योंकि पॉजिटिव एक्सेस में यहाँ बन रही होगी। अगर रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही मतलब मिरर की इसी साइड ये नेगेटिव एक्सेस है तो इसको नेगेटिव रखो। तो नेगेटिव पॉजिटिव वो सब रखो यहाँ पे, और वो नेगेटिव तो है ही अपने आप में, फिर देखो कहीं कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से किया जाता है क्योंकि इसमें मेन खेल पॉजिटिव नेगेटिव का ही होता है। When it comes to uses, कॉन्केव मिरर इज़ अ काइंड ऑफ मैग्नीफाइंग मिरर। तो उसमें जहाँ पे चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे शेविंग मिरर, टॉर्च लाइट, डेंटिस्ट मिरर, यहाँ पे हर जगह कॉन्केव मिरर दैट इज़ मैग्नीफाइंग मिरर का यूज़ होता है। शेविंग मिरर, सोलर ब्लास्ट फर्नेस, टॉर्च लाइट एंड डेंटिस्ट जो मिरर होता है। कॉन्वेक्स की अगर बात करेंगे इट इज़ अ डिमिनिशिंग, यानी कि ये डिमिनिश कर देता है, मतलब कि ये मैग्नीफाइंग होता है, ये डिमिनिश छोटा कर देता है चीज़ों को। तो जो हमारी गाड़ियों में जैसे बाइक में, कार में जो पीछे देखने के लिए जो प्रतिबिंब लगा होता है, मिरर लगा होता है, वहाँ भी यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी रीजंस के पर्पसेस के लिए एटीएम वगैरह में यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस में यूज़ होता है, रिफ्लेक्टिंग पर्पसेस से यूज़ होता है स्ट्रीट लाइट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके यूजेस से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, सवाल बनते हैं। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन पे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिस भी मीडियम में स्ट्राइक करी हमारी इंसिडेंट रे, जहाँ पर ये लाइट आई उसी में अंदर चली गई, वापस नहीं गई। जहाँ आई अंदर चली गई, आई अंदर चली गई, रिफ्लेक्ट नहीं करी। दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज परावर्तन और रिफ्रैक्शन। अब होता ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। मतलब ये होता है, रेयर का मतलब होता है कि ऐसे याद कर लो, कम घनत्व वाला, यानी कम डेंस है, दैट इज़ रेयरर। जो बहुत ज़्यादा घनत्व है उसको डेंसर बोलेंगे। ऐसे याद कर लो, यहाँ पार्टिकल्स बहुत ही रेयर हैं तो बहुत ही हल्का मीडियम है, ये थोड़ा सा भारी मीडियम है। एग्जाम्पल के तौर पे वो ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ये नॉर्मल ग्लास हो सकता है, ये आपका डायमंड हो सकता है। तो जो ज़्यादा घनत्व वाला है वो डेंसर, जो कम घनत्व वाला है वो रेयरर। ओके, ठीक है। जब भी एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, ऑलवेज रिमेंबर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक तो इस तरह से आई, एक तो ऑप्शन था कि ये सीधे निकल जाए, एक तो ऑप्शन है कि एग्जैक्टली सीधे निकल जाए, और दूसरा ये है कि या तो ये सीधा ऑप्शन है, या तो ये ऐसे हो जाए या तो ऐसे हो जाए, यानी कि जहाँ जाना था उससे इधर की ओर चला जाए और या इधर। अब हम इधर उधर तो करेंगे नहीं, हम नॉर्मल का रेफरेंस देते हैं कि भाई टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। जब रेयर और डेंसर से आएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड वन थिंग मोर, एंड इट्स स्पीड विल डिक्रीज।
इसकी स्पीड कम हो जाएगी। एंड व्हेन इट कम्स टू डेंसर टू रेयर मीडियम, ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व, तो आप देख सकते हैं इट विल बेंड, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट्स स्पीड विल व्हाट, इंक्रीज। ओके, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक मीडियम में किस तरह से आपका रिफ्रैक्शन होगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे, पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देख लें। हाँ चलो पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट लाइट, द रिफ्लेक्टेड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन दी सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में होता है, एक तो जो लॉ हमने दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो तो यहाँ सेम है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाती है, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है। आई अगेन रिपीट, वहाँ पर हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक, वो सेम है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, सेम है, पूरा सेम है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे ना होकर रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ओके, वहाँ पे था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, विच इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, ये कांस्टेंट होता है, और इसी को ध्यान रखना, दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इज दैट क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी एयर और वैक्यूम में जो स्पीड है वो अपॉन जो गिवन मीडियम में जो स्पीड है, दैट विल गिव अस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब स्पीड, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर एक मीडियम के लिए क्या होता है कि ये कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर का, तो हम जनरली एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो एयर के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आइस का अगर एयर के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, ठीक है, तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर का 1, आइस का 1.3, वाटर का 1.33, एल्कोहल का 1.36, ठीक है, और बेंजीन का 1.5, क्राउन ग्लास 1.52, ठीक है, कनाडा प्लाज्मा 1.53, एंड सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का 2.42। क्या हमें सारे रटने, सारे नहीं रटने, लेकिन ये 4 रटने हैं, ठीक है। ये वाला क्राउन ग्लास और बेंजीन याद रखना है, कनाडा प्लाज्म ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप बेंजीन क्राउन ग्लास याद कर लेते तो कनाडा प्लाज्म याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको पता है इसके जस्ट बाद ही है। और अगर आपको पता है कि 1.52 है तो अगला वाला 1.53 ऐसा ही होगा। तो आप ये 4 याद कर लो, ये 2 अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बेंजीन क्राउन ग्लास एंड डायमंड रटा हुआ होना चाहिए एकदम, 2.42 ये सबसे ज़्यादा पूछता है डायमंड का, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं साउंड की जो स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और इसीलिए जब बरसात का टाइम चल रहा है, बिजली कड़कती है, तो हमें पहले दिखाई देती है, सुनाई बाद में देती है, बिकॉज स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, इसलिए हमें दिखाई पहले देती है, सुनाई बाद में देती है, ठीक है। अभी आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे हम एक रे ऑफ लाइट को डालेंगे और क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्ट करवाएंगे, पूरी ग्लास स्लैब है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक या तो अगर आपको ऐसे ना समझ में हो तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कि ये ऐसे ग्लास स्लैब है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, जहाँ पर स्ट्राइक करी उसके परपेंडिकुलरली नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये नॉर्मल से की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। नाउ दिस इज़ योर एयर एंड दिस इज़ योर ग्लास। नाउ इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अब क्या, अब यहाँ पे भी नॉर्मल ये ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे ये तो ग्लास ही है, हाँ, और ये एयर है, यानी अब रे ऑफ लाइट पहले रेयर से डेंसर में जा रही थी, अब डेंसर से रेयर में जा रही है। दैट मीन्स कि नाउ
इट विल इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ऐसे, ठीक है, जहाँ पे जानी चाहिए तो उसके इस तरह से पैरेलली निकल जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. This is called as lateral displacement. This is incident ray and this is emergent ray. Incident ray जो incident हुई और जो emerge हुई finally, that is called as emergent ray. और ये lateral displacement होगा आपका, ठीक है, ये जो part है. ओके चलो, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम किसी भी लाइट रे को इसी जैसे अगर हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, अगर एकदम 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब अगर डालेंगे तो वो बिना रिफ्रैक्शन के निकल जाएगी. दैट इज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, देन वो सीधा इमेज निकल जाएगी विदाउट, लाइट रे निकल जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या हम पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन. ओके, ध्यान हमें ये रखना है कि कॉनकेव मिरर जो होता है is equal to convex lens and convex mirror is equal to concave lens. यानी कि जो भी हमने इमेज फॉर्मेशन जो भी चीज़ें पढ़ी थी कॉनकेव मिरर के लिए वो ट्रू होंगी कॉन्वेक्स के लिए, जो कॉन्वेक्स के लिए पढ़ी थी वो कॉनकेव के लिए ट्रू होंगी, एक्सेप्ट वन थिंग एंड दैट इज़ कि कॉनकेव मिरर का जो हमने फोकल लेंथ पढ़ा था वो नेगेटिव था. तो ये मत सोचना यहाँ पॉजिटिव कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, नहीं. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ इनका नेगेटिव ही रहेगा. कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही रहेगा फोकल लेंथ. यहाँ पे आप मत कर देना कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव था तो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, नहीं. मैंने बताया था केव जहाँ होगी, गुफा जहाँ होगी वो नेगेटिव होगा. ठीक है, देख लेते हैं कॉनकेव लेंस का. ओके, नहीं पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं, बिकॉज कॉनकेव मिरर इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस. और हमने उसमें क्या पढ़ा था, इन्फिनिटी पे रखो तो कहाँ बनता है, फोकस पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बियॉन्ड 2f रखो तो FN 2f के बीच में. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है, रिले इन्वर्टेड. जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पे रख देते हो तो इन्फिनिटी पे बनता है. और देन एक आपका केस एक्सेप्शन वाला हो जाता है. सारे केस में क्या बनती है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बनती है. बस एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बन जाती है, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज एनलार्ज्ड, और यहाँ पे भी आपका हाईली एनलार्ज्ड बन जाएगी. क्लियर है, तो वही सब कुछ सेम है. लेकिन सर यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है, दैट इज़ कि आप यहाँ पे देखो रियल इन्वर्टेड बन रही है, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पर अगर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड इमेज बन जाती थी, यानी मिरर के साइड में अगर ही इमेज बन जाती थी तो उसको हम रियल बोलते थे. उसको तब हम रियल बोलते थे जब वो ऑब्जेक्ट के साइड में बन जाती थी, जब वो मिरर के साइड में बन जाती थी. बट यहाँ पर चीज़ें उल्टी हैं. कैसे, यहाँ पे सर अगर लेंस के ऑपोजिट साइड, अब लेंस कैसे बनता है, एक हमने इस तरह की कर्व वाली सरफेस ली और एक इस तरह से, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, जिसका जो बीच का जो अपर्चर है वो बहुत मोटा है, जो एंड्स हैं वो थिन है, जो सेंटर है वो काफ़ी थिक है. और कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में जो एंड्स होते हैं वो थिक होते हैं और सेंटर होता है वो थिन होता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. इज़ दिस क्लियर, बताइए, ये पूरी तरह क्लियर है. ठीक है, तो कोई लोड नहीं लेना है, सिंपल वही है एक्सेप्शन जो मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर रियल के केस में लेंस के ऑपोजिट साइड में बनती है, बाकी और कुछ नहीं है सर. बस यहाँ पर C को 2f लिख दिया है बस. ठीक है, तो इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, बियॉन्ड 2f जिसको ही हम इन्फिनिटी और 2f पे बोल देते हैं तो F एंड C पे तो C पे. ठीक है, C एंड F पे तो फिर बियॉन्ड 2f. ठीक है, F पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे. सिंपल. और ये एक्सेप्शन वाला केस हो जाएगा जहाँ पर रियल इन्वर्टेड ना बन के वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी. बाकी वही है, हाईली डिमिनिश्ड, साइज एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, खत्म. और वही सेम जैसे ना था वहाँ कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस पड़े थे, कॉन्वेक्स मिरर इक्वल्स टू कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में 2 केसेस होंगे, एक तो इन्फिनिटी पे जब रखा हो और एक इन्फिनिटी और जब ये ओ के बीच में रखा हो. तो इन्फिनिटी पे रखा हो तो फोकस पे, एंड इन्फिनिटी और ओ के बीच में इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी और
ये आप देखो यहाँ पर इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी और कहीं पे भी रख दो तो बिटवीन एफ एंड ओ ही आपका बनेगा। ओ क्या होता है? ओ क्या होता है? वहाँ पर पी था, जैसे वहाँ पे पी था तो ओ, जैसे मान लो ये कट कर रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये पी हो गया, इसको कट कर रही तो पी हो गया, तो दो पी हो गए, तो फिर हमने कॉमन ओरिजिन ले लिया, कॉमन सेंटर ले लिया, दैट इज़ ओ, सिंपल। ठीक, फिर वहाँ पर क्या पढ़ा था आखिर में? यूजेस पढ़े थे, यूजेस देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस मायोपिया में ट्रीट करने के लिए यूज़ किया था, कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ किया था। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस ये कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, लाइट रे को कॉन्वर्ज करता है। ठीक है, कॉन्वर्जिंग नेचर होता है। और इसका क्या कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर होता है कॉनकेव लेंस का। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और यहाँ पे जैसे वहाँ मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो वैसे ही यहाँ पर होता है लेंस फॉर्मूला। क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर? ठीक, तो 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि वहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। और मैग्नीफिकेशन कहीं लिखा हुआ है ना, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला वहाँ पे क्या था? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वहाँ पे था, ये था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव का v/u हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का v/u, वहाँ नेगेटिव था, तो वहाँ मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव था, यहाँ लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव हो गया। वहाँ मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में नेगेटिव था, यहाँ मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में पॉजिटिव हो गया, खत्म। ठीक है, और कार्टेशियन सिस्टम पूरा वैसे ही चलेगा विद वन एक्सेप्शन, जो मैंने आपको बताया था कि अगर वहाँ पे क्या था, अगर हमारा v पॉजिटिव निकल रहा था, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव एक्सिस में बन रहा है, नहीं वर्चुअल है। लेकिन यहाँ पर अगर v पॉजिटिव निकल आया, दैट मीन्स वो वर्चुअल नहीं, वो रियल है, बस इतना अंतर रहेगा। ठीक है, और ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला ध्यान रखना है। पावर कैसे निकालते हैं? 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है मीटर में, तो इसको मीटर इनवर्स या डायोप्टर बोल देते हैं। और यही पावर की ऐसा यूनिट होती है। पावर वो वाला नहीं, इलेक्ट्रिक पावर जिसकी यूनिट वॉट और हॉर्स पावर वगैरह थी, ये है लेंस का पावर, लेंस की क्षमता। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो कॉनकेव का पावर भी नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये नहीं भूलना है आपने। और अगर मान लो कि कुछ लेंस हैं तो उनका पावर हम इस तरह से एड ऑन कर देते हैं, P1 + P2 + P3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम पावर को ऐड कर देते हैं। ओके, पावर निकालने के बाद एड या सब्ट्रैक्ट, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो कॉन्वेक्स या है या कॉनकेव, इस पर डिपेंड करेगा। एंड वी आर डन विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब आपको लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाने हैं एंड कमेंट बताना है कैसा क्या आपका स्कोर आया। एंड किसी को कुछ ऐसा दिक्कत वगैरह प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली 8840286735 पे। बट इसमें 6735 होगा। ओके, बट ये ध्यान रखना ऐप नहीं चल रहा है, कोर्स एक्सटेंड करना वाली, ये सब डाउट मत भेजना यहाँ पे, वो रिजॉल्व मैं नहीं कर पाऊँगा। पेज ये ब्लर है, पेज मिसिंग है, फैटमैन में अगर कुछ एक दो तो वो क्वेरी नंबर पे आप भेजा करो, या फिर जो एप्लीकेशन में प्रोवाइडेड है मेरे पे मत भेजा करो। ठीक है, क्लियर? तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू दी लेक्चर एंड बस क्वेश्चंस करो एंड स्कोर बताओ कितना क्या आपका स्कोर है। मिलते हैं अगले